Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha Academy's एग्रीकल्चर सीरीज एंड वी आर एट द लेक्चर नंबर 7। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्केट रेगुलेशन के बारे में कि जो हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था वो था कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर मार्केट रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है। वो हमने देखा था कि माल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए, फार्मर्स की इनकम बचाने के लिए, ठीक है, और उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए, मार्केटिंग सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए, इन सब के लिए क्या हो रहा था बेसिकली आप जो है मार्केट रेगुलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मार्केट रेगुलेशंस के लिए कुछ एक्ट्स होंगे, कुछ मार्केट कैसे रेगुलेट होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट रेगुलेशन के लिए इंडिया में जो है बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। एक तो है आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एक है आपका APMC एक्ट, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करूँ तो पहले थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ 1943 में एक तो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, ठीक है, और एक जो है आपका फेमाइन आ गया उस समय। अब फेमाइन आ गया तो खाने की कमी पड़ गई और ये वर्ल्ड वॉर के लिए भी खाना भेजना था। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो सोच है वो बेसिकली एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बनाए गए, ठीक है, 1943 में वहाँ से आती है, ठीक है। वहीं से स्टार्ट हुआ था कि कुछ जो प्राइजेज़ हैं या कुछ जो कमोडिटीज़ हैं उसको जो है एक पर्टिकुलर लिस्ट में डाल दिया जाता था और उनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, ठीक है, उनका प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, ठीक है। अब बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2020 भी बोलता है कि भैया इस एक्ट को जो है रिपील कर दिया जाए। अभी जो रिसेंट फार्म लॉज आए थे उसमें भी इसकी बात की गई थी, बट देन अब वो रोल बैक हो गए हैं, तो अब उसकी बात करना सही नहीं हुआ यहाँ पे। बट देन उसमें भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से क्या होता है, कंज्यूमर को तो फ़ायदा होता है क्योंकि उसको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बट देन फार्मर्स को नुकसान होता है, ठीक है, फार्मर्स को नुकसान होता है, ठीक है। कंज्यूमर को तो अच्छा मिलता है लेकिन फार्मर्स को नुकसान होता है, क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कोविड के टाइम पे, भाई कोविड के टाइम पे हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया गया कि आप जो है मास्क इतने ऊपर से नहीं, इतने रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते और सैनिटाइज़र को भी आप इतने रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते। तो हुआ क्या, अब आप चाहे कितना अच्छा मास्क बना लो आप उससे ऊपर बेच ही नहीं सकते। तो ये इनोवेशन को भी किल करता है एक प्रकार से, ठीक है। और एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है वो किससे डील करता है, PDS से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी, ठीक है। तो वो जब वो एक कमोडिटी को आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर डाल देंगे तो वो उसकी प्रोडक्शन से भी डील करेगा, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से भी डील करेगा और वो उसके सप्लाई से भी डील करेगा। अब आ जाते हैं APMC एक्ट पे। भाई APMC क्या होता है, हर स्टेट्स में मंडीज़ देखी होंगी आपने, बस वही मंडीज़ होती हैं, ठीक है, APMC मंडीज़ बोलते हैं उसको, ठीक है। अब APMC एक्ट के साथ भी अपनी बहुत सारी दिक्कतें हैं, फार्म लॉज में इसकी भी बात की गई थी। अब APMC एक्ट क्या बोलता है बेसिकली कि फार्मर्स को जो है अपना जो प्रोड्यूस है वो पर्टिकुलर मंडी में जाकर ही बेचना है, ठीक है। अब मंडी में होता क्या है कि बहुत सारे आड़तीज़ होते हैं, बहुत सारे लालाजीज होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और लोग जो है अपना प्रोड्यूस, व्हाटएवर प्रोड्यूस दे मेक दे सेल देयर, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं 2 मिनट बाद देखते हैं। स्टेट्स APMC एक्ट क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो APMC मंडी जो है वो स्टेट के अंदर ही आती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊं तो बड़े अच्छे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, बट देखना धुएं में उड़ जाते हैं। भाई इसका ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम बनाना, ठीक है, आपका एग्री प्रोसेसिंग करना, ठीक है, और जो इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोसीजर्स प्रोवाइड करना, प्रोसीजर्स बताना, ठीक है। बट देन होता क्या है, इश्यूज़ क्या हैं APMC एक्ट के साथ, भाई इश्यूज़ हैं, एक तो मोनोपोली ऑफ APMC है। भाई मोनोपोली ऑफ APMC मतलब कि आप गए, होता क्या है कि आपको सामान वहीं बेचना है, एक मंडी में जाके बेचना है, या जो आपके नियरेस्ट मंडी है वहीं पे जाके आप उस सामान को बेचेंगे। तो बेसिकली आदमी को पता है कि यार ये कहीं भी जाए, इसे आना तो मेरे पास ही है। उससे क्या होता है कि फार्मर्स को बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। देन कार्टलाइजेशन होता है। कार्टलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद देखा है
भाई मान लिया आलू खरीदने वाले वहाँ पे 4 आड़तीस हैं, वो आपस में सुबह बैठ लेंगे कि आज हम जो आलू है वो 12 रुपये पर केजी से ऊपर नहीं बेचेंगे, जबकि मार्केट प्राइस चल रहा है 30 रुपये पर केजी। बट देन फार्मर को क्या है कि यहीं बेचना है, फार्मर यहाँ पे नहीं बेच सकता, तो फार्मर को कितने मिले 12, और ये जो आगे बेचेंगे कितने में बेचेंगे, मान लिया अगर 5 रुपये जो रिटेलर है उसका भी प्रॉफिट ले लें हम, 25 रुपये पर केजी बिकेंगे, तो फार्मर को तो मिल रहे हैं 12 रुपये, बट देन जो मिडिल मैन है वो कितना रुपये कमा रहा है, 13 रुपये पर केजी, ठीक है, बैठे बैठे। तो कार्टलाइजेशन जो है बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है किसमें, APMC एक्ट में। देन एंट्री बैरियर्स है, एंट्री बैरियर्स मतलब भाई इतनी सारी फीस लगती है, लाइसेंस फीस है, वैल्यूज़ है, उससे क्या होता है कॉस्ट बढ़ जाती है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि भैया जो APMC है वही रेगुलेटर है और यही मार्केट है, ठीक है, यही मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, और ये मार्केट और ये खुद भी मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है। देन हाई कमीशन टैक्सेस एंड लेवीज ऑन फार्मर्स, जैसे ही वो घुसेंगे उन्हें कुछ फीस जमा करनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, मार्केटिंग फीस होगी, APMC सेस हो गया, ठीक है, ये सब देना पड़ता है, जिससे कि फिर दोबारा कॉस्ट ऑफ जो कमोडिटी होता है वो बढ़ जाता है। इसी के लिए हमने एक मॉडल APMC एक्ट भी निकाला था, ठीक है। मॉडल APMC एक्ट बेसिकली बहुत सारी चीज़ें बोलता है, बट देन क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो सरकार, केंद्र सरकार ने इसको निकाला या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको निकाला, और इसमें बहुत सारी उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि मार्केट एरिया को डिफाइन करें, स्पेशल मार्केट्स को बताएं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताएं। बट देन वेरी फ्यू स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड द मॉडल APMC बिकॉज इट इज़ द स्टेट्स हु हैज़ टू इम्प्लीमेंटेड, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड यू अ मॉडल ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव बेस्ड मार्केटिंग। देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली, कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग साथ में आए, ठीक है, बहुत सारे लोग साथ में आए और एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं सामान बेचने के लिए, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ अ वॉलंटरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बेसिकली आज के टाइम पे आपके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का हेड कौन है, या हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो इंटरमीडिएरी इन दी कोऑपरेटिव बेस्ड मार्केटिंग। फंक्शंस क्या हैं इसके, तो जो भाई आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना, ठीक है, प्रोडक्ट को मार्केट करना, आपका जो मेंबर्स हैं उनको सेफगार्ड करना, उनको माल प्रैक्टिसेस से बचाना, साइंटिफिक स्टोरेज बढ़ाना, ठीक है, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना, उनको बेटर बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करना, उनको बेसिकली अब जिसके बाद छोटे छोटे लैंड्स हैं तो बेसिकली आपके वो आपने साथ में आके काम कर लिया, तो पूलिंग कर ली, या आपने जो उगाया आपने क्या किया, आपने मान लिया 10-10 kg आपने गेहूँ उगाई, आपने पुल करके उसे 1 kg बना दिया, ठीक है। देन वो अपनी मेंबर्स को एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट्स इन सब में मदद करता है। तो बेसिकली कॉपरेटिव्स जो हैं फ्यूचर भी हैं इंडिया का, कॉपरेटिव जो हैं ग्रो हो रहे हैं क्योंकि ये बेटर एक पोजीशन पे रख देते हैं किसी भी इंडिविजुअल फार्मर्स को, ठीक है भाई, वो है ना, यूनाइटेड वे स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है। एक साथ लोग आके जब काम करेंगे तो हर चीज़ जो है बेहतर हो जाती है, कॉपरेटिव बेस्ड मार्केटिंग। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इसका थोड़ा सा सोशल जस्टिस वाला है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बिजनेस पे ध्यान नहीं देता है। बट देन बिजनेस और प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक चीज़ आती है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये भी फार्मर्स ही मेंबर होते हैं, इसमें सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो फार्मर्स के होते हैं। बट देन कोई भी इसमें काम कर सकता है, उसको जो है ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, ठीक है, और वो आपस में आके काम करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये दे आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर ओपन टू ऑल पर्सन एंड ये जो FPO ऑपरेटिव्स होते हैं या FPO जो होती हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, बेसिकली दे वर्क टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक पाली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ की जो ट्राइबल वूमेन थी उन्होंने एक FPO बनाया, किसके लिए, कस्टर्ड एप्पल्स के लिए। आज वो ज़्यादा पैसे लेती हैं उसके, क्यों, क्योंकि बेनिफिट्स हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स, यू कैन बेटर नेगोशिएट, भाई आपकी जो है बार्गेनिंग पावर अच्छी हो गई, आप जो है कलेक्टिव तरीके से फार्मिंग कर रहे थे,
तो आप जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, आप ही कंट्रोल कर रहे हैं उस प्रोड्यूस को, तो आपकी जो नेगोशिएटिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। देन इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेशन, भाई इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेशन का मतलब कि अब इनपुट की जो कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है। कैसे? भाई मान लिया आपने एक FPO बनाया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक मशीन चाहिए जो गेहूँ काटती है, ठीक है। अब हो सकता था कि अलग अलग फार्मर जब अलग अलग रहते तो उन्हें अलग अलग मशीन लेनी पड़ती, बट देन उस फार्मर में FPO में 2 मशीन हैं, 2 मशीनों से लगभग 50 फार्मर्स का काम होता है, तो क्या हुआ, इनपुट कॉस्ट लो हो गई। ऐसी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट भी लो हो जाती है। दैन मैं सोशल इम्पैक्ट की बात करूँ तो ये जो है बेटर फुटिंग पे रखता है, जेंडर रिलेशंस को बढ़ाता है, वुमेन फार्मर्स का पार्टिसिपेशन प्रमोट किया जाता है कि वुमेन फार्मर्स भी अपनी अब FPOs बना पाती हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप जो है आपको FPOs तो ऐड करने ही करने हैं। बेसिकली आज के टाइम पे जो है लगभग 10,000 FPOs हैं, जिसको कि बना के हमें 1 लाख करना है, ठीक है। तभी एक रोबस्ट मैकेनिज्म आएगा, या उतना 1 लाख बनाएंगे तब जाके कुछ अच्छा होगा, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एड्रेस करना है हमें, जैसे टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फिनेंशियल क्रेडिट, इन सबको जो है हमें एड्रेस करना है। देन कलेक्टिव फार्मिंग, भाई कलेक्टिव फार्मिंग क्या है कि लोग जो है आके आपस में खुद काम करते हैं इसमें, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। उससे क्या होगी, उनकी इनपुट कॉस्ट नीचे आ गई। भाई हो सकता है आज, भाई ऐसा करो, आज तुम 4 मेरी फील्ड में आके काम कर लो, कल हम 4 दूसरे की फील्ड में आके काम करेंगे, देन तीसरे दिन अलग, तो लेबर जो अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। तो बेसिकली फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के अपने फायदे हैं। देन अगला टॉपिक है ENAM। नाउ E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड NAM स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बट बेसिकली इट वॉज लॉन्च ऑन 14 अप्रैल 2016। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, अब हुआ क्या कि भैया देश भर में मंडियाँ थी और स्टेट में भी अलग अलग मंडी थी। अब क्या होता है कि प्राइस पता ही नहीं चलता था। पता लग रहा है, अगर मैं एग्जांपल लूँ अनियन का, तो पता लग रहा है इस मंडी में अनियन का प्राइस चल रहा है 5 रुपये केजी, इसमें चल रहा है 15 रुपये केजी, इसमें चल रहा है 20 रुपये केजी। तो ये आपस में डिसकनेक्टेड थी, इनमें कोई कनेक्शन नहीं था। NAM ने क्या किया कि इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। आज के टाइम पे आप अपने बैठे बैठे अपने मोबाइल पे देख सकते हैं किस मंडी में किस कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है, और उसी हिसाब से आप उसके लिए बिड कर सकते हैं। और बिड कर सकते हैं तो आपको भाई जो यहाँ होगा ना, ये क्या होगा, बैलेंस आउट करके 10 रुपये केजी आ जाएंगे, ये 5 बढ़ेगा, ये 5 कम हो जाएगा। क्यों? बिडिंग हो रही है अभी, बिडिंग का यही फ़ायदा है। तो जो भी ट्रेडर है वो बिड कर सकता है आराम से बैठे बैठे, और मोबाइल से ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का फ़ायदा है, ठीक है। अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम एग्जांपल लेंगे पोटैटो का, ठीक है, सॉरी कुछ, ठीक है, पोटैटो का एग्जांपल लेंगे हम लोग। अब पोटैटो में क्या होता है बेसिकली कि मैकडॉनल्ड्स को एक पर्टिकुलर वैरायटी का पोटैटो चाहिए और एक पर्टिकुलर साइज़ का पोटैटो चाहिए, ताकि वो अपनी मशीन में डाल सकें उस पर्टिकुलर साइज़ को, और उससे बढ़िया चिप्स ये आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बना सकें। अब जो मार्केट में पोटैटो आ रहा है वो अलग ही ब्रीड का है, उसके साइज़ अलग अलग हैं। तो मैकडॉनल्ड्स क्या करेगा, एक फार्मर के पास जाएगा या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, बोला ठीक है भैया ये सीड्स रही, ये इनपुट्स रहे, आपकी ज़मीन रही, आप जो है हमारे को आलू उगाइए और हम जो है आपसे 100 टन आलू लेंगे पर मंथ, ठीक है। आप जो है हमें आलू पहुँचाइए, जब सीज़न होगा तब हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। आप जितना भी आलू उगाएंगे या जितना भी आलू उगाएंगे हम सारा ले लेंगे और हम अपने आप उसे स्टोर करेंगे, और हम आपसे आलू लेंगे लगभग 15 रुपये पर केजी। बेसिकली ये मार्केट प्राइस के बराबर ही होता है। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, कि आपने एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पहले ही फिक्स कर लिया कि हम आपसे इतनी क्वांटिटी इस रेट पे लेंगे और या पूरी क्वांटिटी इस रेट पे लेंगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, इसमें लाइवस्टॉक जो आपकी गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, एंड पोल्ट्री, हेंस, एग्स, ये भी आते हैं इसमें, बेस्ड ऑन अ प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स सच एज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स होंगे आगे फार्मर या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रेगुलेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए
एक अलग एक्ट आया था फार्म लॉज में, बट देन आज वो रोल आउट हो गया। तो आज के टाइम भी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से गवर्न होती है बेसिकली। और एक मॉडल APMC एक्ट भी निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो था 2018 का, ये मॉडल एक्ट है, ठीक है। ये क्योंकि इस पे मॉडल एक्ट है बेसिकली, मतलब आप इसकी तरह अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना सकते हैं। हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट बनाना है वो स्टेट को बनाना है, सेंटर इसमें सिर्फ एक मॉडल एक्ट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की? देखो, एक तो एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। भाई हुआ क्या कि मैकडोनल्ड्स ने बोला ये लो आप फर्टिलाइज़र, ये लो आप सीड्स, बस आप उगाओ। तो क्या हुआ कि फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट थी वो कम हो गई, तो जो इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी अपनी कम हो गई, ठीक है। अब बेसिकली कई बार क्या होता था कि सर, या फिर दूसरे सिनेरियो क्या हो सकता है आपके पास कि भाई फार्मर उगाना चाहता था बट फार्मर के पास पैसा ही नहीं है, तो मैकडोनल्ड्स गया, उसने कहा ये लो दादा आप 1 लाख रुपए और आप आलू उगाओ अपना मन भर के, और ये आलू सारा का सारा मुझे बेच देना। तो जो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर में वो दूर हो जाएगी। देन देर इज अश्योर्ड मार्केट एंड अ प्री एग्रीड सेल प्राइस फॉर द प्रोड्यूस, ठीक है। आपको पता है कि मैं जितना भी आलू उगाऊंगा ये बिक ही जाएगा। आपने सीन्स देखे होंगे अराउंड द कंट्री की, जब हार्वेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो लोग टमाटर रोडों पे फेंक रहे हैं, पोटैटो रोडों पे फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इनिशियल कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो भी निकल रही है। प्राइस ऐसे हो जाता है 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, क्योंकि किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, बम्पर पैदावार जिसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ कि प्राइस बहुत कम हो गया। बट देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या कि ठीक है भाई, मेरा तो 13 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बिकना ही बिकना है। एंड देर इज़ एक्सेस टू चीपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कि भाई ठीक है, बैंक आपको या हो सकता है 6% पे देंगे, आप छोड़ो, आप हमसे 4% पे पैसा उठा लो और आप इसको होगा और हम आपसे ही खरीद लेंगे। तो बेसिकली ये फ़ायदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर मार्केट की। देखो, फ्यूचर्स क्या होते हैं? एक टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब फ्यूचर्स जो होते हैं वाइडर टर्म है, बट लेकिन हम फ्यूचर्स जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज एट दी हेजिंग मतलब अपना रिस्क मिटिगेट करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ठीक है। फ्यूचर मार्केट, देखो फ्यूचर मार्केट क्या होता है बेसिकली कि आप जो है एक आदमी को, ये ए है, ये बी है, ये ट्रेडर है, ये फार्मर है, ठीक है। या कोई भी, या ट्रेडर फार्मर इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी ए बी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो बेसिकली ए बोलता है बी को कि भैया ऐसा है कि मैं जो हूँ आज से 3 महीने बाद आपसे जो है 5 किलो आलू 12 रुपये kg के हिसाब से खरीदूंगा, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि 3 महीने बाद, ठीक है, मैं आपसे 5 किलो आलू 12 रुपये kg के हिसाब से खरीदूंगा। अब हो सकता है, देखो फ्यूचर से हेजिंग कैसे होती है, हो सकता है कि उस टाइम पोटैटो का मार्केट प्राइस 10 रुपये kg चल जाए, ठीक है, और आपको नुकसान हो जाए। तो आपको कितना रुपये का नुकसान हो गया? 2 रुपये kg का। बट देन आप जो है सेफ़ हैं, आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो गया। हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए, 15 रुपये kg हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स आदि इंस्ट्रूमेंट या तो आप बाय करेंगे या सेल करेंगे। उसमें फार्मर भी बोल सकता है कि अगर मैं बी को फार्मर मानूँ तो बी ए को बोलेगा कि भैया ऐसा है कि मैं आपको जो है 10 किलो आलू आज से 6 महीने बाद 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचूंगा, ठीक है। तो आइदर यू बाय अ कमोडिटी और आइदर यू सेल अ कमोडिटी इन अ फ्यूचर मार्केट एट अ प्री डिटर्मिन्ड डेट। कौन कौन सी क्या चीज़ें फिक्स होती हैं? एट अ प्री डिटर्मिन्ड डेट एंड अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। उससे क्या होता है कि अगर उस टाइम मार्केट प्राइस कम चला गया तो आप जो हैं अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, आप जो है उस रिस्क से बच जाते हैं। हाँ, बढ़ जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, बट देन आपको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिल जाता है। एंड दैट इज़ वेयर द फ्यूचर मार्केट्स कम इन एंड फ्यूचर मार्केट्स आर गुड। नाउ इनिशियली अगर मैं फ्यूचर मार्केट की रेगुलेटर की बात करूँ तो इट वॉज FMC, ठीक है, दैट इज़ फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। देन इसमें बड़ा तगड़ा स्कैम हुआ, किस दिन पढ़ाएंगे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन में क्या स्कैम हुआ। और फिर 2015 में इसको जो फ्यूचर मार्केट था एग्रीकल्चर का उसको CB के अंडर ही डाल दिया गया, या FMC को जो है CB के साथ मर्ज कर दिया गया। बेनिफिट क्या है फ्यूचर मार्केट के? बेसिकली एक तो इसमें एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होती है, ठीक है।
देयर इज अ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। देन लिक्विडिटी रहती है मार्केट में ज़्यादा, पता रहता है कि कितना माल आना है, ठीक है, कितनी जो है फार्मर प्रोवाइड कर पाएगा, कितना, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को देख के आप बता सकते हैं कि हाँ अब अगर किसी ने बेसिकली ये बोल रखा है कि अगर मैं 10 किलो आपको 3 महीने बाद दूंगा तो वो लगा होगा ना, मतलब वो 10 किलो का आने में लगा होगा, तो मतलब वो 10 किलो आपके पास आने वाले हैं। तो आप मार्केट में लिक्विडिटी बना के रखते हैं और मिडल मैन को रिमूव करता है सीधा। इसमें एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी ना, वैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट डीलिंग होती है। देन वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो हम चाइना के एग्जांपल से लर्न कर सकते हो। चाइना ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा कस्टमाइज़ किया और प्राइस डिस्टॉर्शन को रिड्यूस किया। तो इंडिया को भी अब ज़रूरत है कि फार्मर्स को जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स कैसे हुए कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर देखा होगा आपने, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो है फार्मर्स को जो है बेसिकली उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, जो प्राइस डिस्टॉर्शंस हैं उसको कम करें, और जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं कि कहाँ पे कितनी क्या पैदावार हो रही है। भाई नागपुर में संतरा बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ एक संतरे के लिए वेयर हाउस बना दें, ठीक है। जो प्रोडक्शन हाउस है पहले उसे आइडेंटिफाई करें, फिर वहाँ पे उसी के हिसाब से वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज बनाएं और डिलीवरी सेंटर्स बनाएं, ताकि जो है फ्यूचर जो ट्रेडिंग है वो बेहतर हो सके कंट्री में, ठीक है। तो ये तो बात थी आपके फ्यूचर मार्केट की। अब एक चीज़ है आपका NCDEX, ठीक है, या नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक्चुअली मुंबई में है। इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये काम क्या करती है, इट इज़ अ ऑनलाइन कमोडिटीज़ एक्सचेंज डीलिंग प्राइमरली इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो एक्सचेंज आपने देखा जैसे आप शेयर मार्केट करते हैं ना, वैसे ही एक्सचेंज मार्केट भी हो सकते हैं। वो सोने के लिए एक्सचेंज मार्केट भी होते हैं, वो आपके गोल्ड के लिए होते हैं, मेटल्स के लिए होते हैं। तो बेसिकली NCDEX जो है वो डील किससे करता है, वैसे उसी सेक्शन में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। बेसिकली NCDEX को ICICI बैंक, NSE, नाबार्ड और बहुत सारी और कंपनीज थे, उन्होंने फाउंड आउट किया था। बेसिकली आज के टाइम पे 27 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं, जैसे आपका BSE है ना भाई, BSE पे तो क्या ट्रेड होते हैं, स्टॉक्स कंपनीज के। NCDEX पे भी स्टॉक्स ही ट्रेड होते हैं, ठीक है, एक टाइप का एक्सचेंज है। बट देन कौन से स्टॉक्स चेंज होते हैं जिनका एग्रीकल्चर से लेना देना है, या एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, ठीक है। सीधा बोलूँ तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, और आज के टाइम पे 27 एग्रीकल्चर कमोडिटीज NCDEX पे ट्रेड होती हैं। 2018 का डाटा हम आपको बता रहे हैं, 2022 का हमें डाटा अभी मिला नहीं। अब हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है, कि हमें एग्रीकल्चर में करना क्या है। तो बेसिक है कि पहले तो नीति आयोग की रिकमेंडेशंस हैं बहुत सारी। भाई नीति आयोग बोलता है APMC एक्ट को लेके, बेसिकली भाई नीति आयोग बोलता है कि आप तो एक तो ट्रेडिंग करें, देन आप यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस दें, आप जो हैं एक जगह मार्केट फीस ले लें, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, इंटरमीडिएट्स को हटाएं, जो लैंड लीज मार्केट है उसे लिबरलाइज करें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को APMC एक्ट से बाहर निकाल दें। देन एक APMC एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आपको एज अ ट्रेडर रजिस्टर कराना है तो आपके पास जगह होनी ही चाहिए, देयर इज़ अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस, आप जो है उसको हटाएं। देन आप यू कैन इंटीग्रेट योर डोमेस्टिक मार्केट्स विद इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट्स बेटर होगा। देन स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव मार्केट या कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे क्या होगी, बेटर बार्गेनिंग पावर आएगी किसके पास, फार्मर्स के पास, और वो अपना जो प्रोड्यूस है अच्छे से कर पाएंगे, एंड यू कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। देन यू कैन ऑलवेज स्ट्रेंथन द रेगुलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर, भाई जो भी उसमें लेकुनाज हैं, जो भी आपके रेगुलेटर्स में लेकुनाज हैं उसको हटाएं। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है आपकी पॉलिसी, उसको रिफ्रेम कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्यूचर मार्केट जो है, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट जो है उसको और एफिशिएंट बनाएं, उसको और डेवलप करें, ठीक है। देन यू कैन प्रमोट डायरेक्ट मार्केटिंग, कि लोग जो है सीधा खरीद सकें, बात कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, वेयर हाउसेज बनाएं, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं। यू कैन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट, ईजी क्रेडिट इस्तेमाल कराएं, लोगों को अवेयर कराएं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स दें, एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिसर्च तो करनी होती है। वो रिसर्च तो हर किसी में वो रहता है, ये 14 है, 17 नहीं है, ये 17 टाइप हो गया, ये 14 है, ठीक है। तो प्रमोटिंग एग्रीकल्चर मार्केट रिसर्च, तो बेसिकली ये सब जो है, दीज आर दी वे फॉरवर्ड्स फॉर दी व्हाट
फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर और APMC किसी भी जो पर्टिकुलर रेगुलेटरी सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उसका ये वे फॉरवर्ड है। तो इसमें से आप 5-7 भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट दी नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस phone number, or if you want to join our test series which is going on for the whole year and it is at no cost. We are helping you with the answer writing at no cost. हमसे कोई पैसा नहीं लेंगे. You just need to put a message of hi on this number and we'll get back to you. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, साइट पे भी है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हैप्पी, एंड आई शैल सी यू टुमारो। बाय।